हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर कलाम सीयूटी। आप सभी लोगों का कलाम सीयूटी चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा है, आज हम पढ़ने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज। पीवाईक्यू सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं और पीवाईक्यू सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की। तो आज हम टॉप 50 एमसीक्यूज करेंगे जो सीयूटी 2024 में आए हुए हैं। हम देखने वाले हैं कि पीवाईक्यूज का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन कितना डेप्थ में आता है, हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है और हमें जब पढ़ते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 50 एमसीक्यूज के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है, मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। लिस्ट 1 में आपको क्या दे रखा है, नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड व्हेन शेयर आर फोरफिटेड। क्या बता रखा है आपको, नेम ऑफ अकाउंट दे रखे हैं, जब किस टाइम दे रखे हैं, जब शेयर फोरफिटेड किए जाते हैं। और लिस्ट 2 में हमें क्या दिया है, अमाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। भाई अमाउंट कहाँ डेबिट किया जाता है, हमें अकाउंट्स बता रखे हैं, उन अकाउंट्स को हम डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, हमको मैच 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है, मैच करना है। देखो सूची 1 में क्या दे रखा है, शेयर जब्त होने पर डेबिट या क्रेडिट किए जाने वाले खाते का नाम, और सूची 2 में दे रखा है डेबिट या क्रेडिट की जाने वाली राशि। अब पढ़ते हैं हम शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट को देखो, बताओ मुझे, डेबिट विद अमाउंट नोट रिसीव्ड, क्रेडिट विद अमाउंट नोट रिसीव्ड, क्रेडिट विद अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड शेयर कैपिटल, या डेबिट विद अमाउंट कॉल्ड अप। जितना आपने पैसा मांगा है उस अमाउंट से हम शेयर कैपिटल को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। यानी शेयर पूंजी खाते को हम क्या करते हैं, जितनी आहरित राशि के साथ डेबिट किया जाता है, यानी कॉल्ड अप अमाउंट के साथ में क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, आंसर 4। अब देखो एलिमिनेट करो कि 4 कहाँ आ रहा है, यानी 1 भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 3rd भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और 4th भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और स्मार्टनेस क्या बोलती है कि सारे के सारे क्वेश्चंस को आप मिलाने मत बैठ जाना एग्जाम में, क्योंकि आपको टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो हमें देखना है कि हमें फर्स्ट आंसर क्या आ रहा है, हमारा सेक्शन ए जो है वो किससे मैच हो रहा है, वो हो रहा है 4th ऑप्शन से। तो हमने देखा ए में 4th आना चाहिए, तो कौन से ऑप्शन में आ जाएगा, सेकंड आंसर हमारा राइट हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, शेयर फॉरफिचर अकाउंट। देखो शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्या है, जैसे कि अगर मैं 100 रुपए के 100 शेयर ले रखे थे मैंने, कितने, 100 रुपीज के, 100 रुपीज पर शेयर, मेरे कितने थे, 100 शेयर थे। उन 100 शेयर में से मैंने कंपनी को 50 रुपए तो क्या कर दिए, चुका दिए, लेकिन मैंने 50 रुपए नहीं पे किए। तो ये जो 50 रुपए है कंपनी मेरा क्या कर लेगी, फोरफिचर कर लेगी। तो फोरफिचर अकाउंट क्या किससे डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, मुझे बताओ। तो यहाँ पर हमारा बी में क्या आ जाएगा, बी में आ जाएगा 3rd, यानी क्रेडिट विद अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स शेयर कैपिटल। जितना हमें शेयर कैपिटल के रिसीव हुआ है उतने अमाउंट से हम फोरफिचर अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा कॉल्स इन एरर अकाउंट। कॉल्स इन एरर अकाउंट हम क्या करते हैं, कॉल्स इन एरर अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं विद अमाउंट नोट रिसीव्ड। जितना अमाउंट हमें रिसीव नहीं है, यानी अभी वो बकाया है, उससे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ध्यान रखना। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करते हैं विद अमाउंट नोट रिसीव्ड, जो कि अमाउंट क्या नहीं हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है। तो हमारे सारे के सारे मैच हो गए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। देखो शेयर पूंजी खाता, शेयर पूंजी खाता कितना, जितना कोल्ड अप किया है, यानी जितना मांगा गया है आहरित राशि के साथ में क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। शेयर जब्त खाता, शेयर जब्त खाता है शेयर पूंजी के लिए प्राप्त राशि के साथ जमा किया गया। और कॉल इन एरर क्या होता है, जितना आपने चुकाया नहीं है, यानी प्राप्त नहीं हुई राशि जमा की गई है, यानी सी में क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। और डी प्रतिभूति प्रीमियम खाता, वो हमारा क्या है, प्राप्त नहीं हुई राशि से हम क्या कर देंगे, डेबिट किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 400 शेयर्स ऑफ 50 ईच issued at par were forfeited for non-payment of final call of 10 per share. This share will reissued at 45 per share as fully paid up. The amount transferred to capital reserve. क्या बताना है,
50 प्रति शेयर के सम मूल्य पर जारी किए गए 400 शेयर 10 रुपए प्रति शेयर की अंतिम मांग पर भुगतान न करने के कारण, मतलब 50 रुपए मांगने थे लेकिन 10 रुपए की अंतिम कॉल यानी फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, जिसके कारण उसके शेयर्स को क्या कर लिया, जब्त कर लिया, यानी फोरफीचर कर लिया। ठीक है, इन शेयर को फिर बाद में जिन शेयर को हमने क्या किया था, फोरफीचर किया था, उन शेयर को हमने क्या कर दिया, री इशू कर दिया। तो मुझे एक बार बताओ, सबसे पहले हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल और टू फोरफीचर अकाउंट। मुझे एक बार बताओ, कितने शेयर थे हमारे पास में, 400 शेयर थे, यानी 400 इंटू 50, तो हमारा शेयर कैपिटल कितने से अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, 20,000 से डेबिट हो जाएगा। उसके बाद में फाइनल कॉल पे कितना रुपए पेमेंट नहीं किया है, बोला है 10 रुपए फाइनल कॉल पेमेंट नहीं करने के कारण उसके शेयर को जब्त कर लिया है, यानी 10 इंटू कितना हो जाएगा, हमारे पास में शेयर थे 400, तो यानी 4000 हमारा क्या हो गया, 4000 हमारा शेयर फाइनल कॉल में आ गया, यानी फाइनल कॉल की बकाया राशि आ गई। और फोरफीचर कितना कर लेंगे, जितना मैंने पे कर दिया है, जितना यहाँ पर कौन है, नेम नहीं दे रखा, जितना इन्होंने पे कर दिया, कितना पे कर दिया, 400 इंटू 40, यानी यहाँ पर कितना आ गया, 16,000 आ गया। तो फोरफीचर का अमाउंट हमारे पास में कितना आ गया, 16,000 आ गया। अब ये बोल रहा है जिन शेयर्स को हमने क्या किया था, फोरफीचर किया था, उन शेयर को हमें क्या करना है, री इशू करना है। और री इशू कितने पे किया है, 45 पे किया है, लेकिन हमारे शेयर का प्राइस कितना था, 50 था, तो हमने क्या करा, 5 रुपए डिस्काउंट पे दिया। वो 5 रुपए हम किससे चार्ज करेंगे, हम फोरफीचर अकाउंट से चार्ज करेंगे। ध्यान रखना, हम री इशू करते समय कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, मैक्सिमम जितना आपने फोरफीचर किया है, यानी जितना आपने राशि जब्त की है उतनी राशि से आप क्या कर सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो। तो हमारी जो एंट्री होगी नेक्स्ट री इशू की क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, देखो डिस्काउंट पे किया है ना 5 रुपए, तो यहां पर आ जाएगा फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, देखो शेयर कैपिटल में तो हमारे पास में 50 इंटू 400 यानी 20,000 आएगा, लेकिन आया पैसा कितना हमारे पास में, 45 इंटू 400 यानी 18,000 पैसा आया हमारे पास में, और 2,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया। ये डिस्काउंट हम किससे चार्ज कर लेंगे, फोरफीचर अकाउंट का जो पैसा आया है, जो पैसा हमने जब्त किया है उससे चार्ज कर लेंगे। अब ये पूछा है हमें कि कैपिटल रिजर्व में कितनी राशि क्या होगी, ट्रांसफर होगी। देखो मुझे बताओ, कैपिटल रिजर्व में कितनी राशि ट्रांसफर होगी, टोटल फोरफीचर अमाउंट हमारा कितना है, आप बोलोगे मैम कितना है हमारे पास में, 16,000, जिसमें से 2,000 का हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो हमारे पास में कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, हमारा हो जाएगा 14,000। ध्यान रखना, तो एंट्री क्या करोगे, फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने से एंट्री करोगे, 14,000 से एंट्री करोगे। ये एंट्री नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। ये सारी की सारी कैलकुलेशन विद इन सेकंड्स में होगी, 30 सेकंड्स में होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। अब आपको एग्जाम में कैसे करना है, आपको पता है 50 ईच इशू किया है, कितने शेयर इशू किए हैं, 400, तो यानी कितना हो गया 20,000, लेकिन उसने कितने शेयर पे कितना नहीं पे किया, उसने 10 रुपीज फाइनल कॉल पे नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर 10 इंटू 400 कितना हो जाएगा, यानी 4,000। ये हमारा आ गया शेयर फाइनल में, शेयर जो हम फाइनल कॉल अकाउंट पे डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद में हमारा आया 400 इंटू 40, जितना पैसा हमारे पास में आ गया, तो 400 इंटू 40 कितना हो गया, 16,000। उसके बाद में हमने री इशू करा, री इशू हमने क्या करा, डिस्काउंट पे किया, कितना डिस्काउंट दिया है, 5 रुपए, तो 5 को इंटू 400 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 5 इंटू 400 यानी कितना हो गया 2,000। ये हमारा पैसा डिस्काउंट हम किससे दे सकते हैं, फोरफीचर अकाउंट से। जितना पैसा आपने जब्त किया है उतनी राशि का आप डिस्काउंट दे सकते हो, तो 2,000 का अपना डिस्काउंट दे दिया। फोरफीचर में कितना अमाउंट था, आप बोलोगे 16,000, उसमें से 2,000 आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, तो कैपिटल रिजर्व में हमारा 14,000 ट्रांसफर होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When debenture are issued at premium and redeem at premium, the journal entry will have the following combination. क्या बोला जाता है? जब डिबेंचर प्रीमियम पर जारी किए गए हैं और प्रीमियम पर ही उनका क्या किया है? मोचन किया है, यानी उनका रिडम्पशन किया है, तो जनरल प्रविष्टि में निम्नलिखित संयोजन होगा। तो आप जनरल प्रविष्टि करते समय क्या क्या चीजों को डेबिट क्रेडिट करोगे? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें क्या करना होता है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, जितने भी परसेंट का डिबेंचर होगा, टू डिबेंचर अकाउंट। देखो प्रीमियम पे कर रहा है क्या? आप बोलोगे यस मैम, तो हमारा क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद में रिडम्पशन क्या कर रहा है? प्रीमियम पे कर रहा है। अगर हमें पैसा आज 100 रुपए और उसको कितना देना है? 120 रुपए देना है, यानी हमें प्रीमियम पर पैसा देना है, तो उसको आज हम ही क्या कर लेंगे? लॉस चार्ज कर लेंगे, उसको हम P&L से चार्ज करते हुए चलेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि इसका इफेक्ट अभी खत्म हो जाए। हमें रिडम्पशन तो आने वाले 5 साल या 10 साल में करना है ना, लेकिन हम अभी से ही क्या कर रहे हैं? उस जो लॉस होने वाला है, जो हम रिडम्पशन पे एक्स्ट्रा अमाउंट देने वाले हैं, उसको अभी से हम बुक्स में चार्ज कर रहे हैं। इसीलिए हम डबल एंट्री करते हैं, जिसका इफेक्ट बुक्स में नहीं दिखता है, लेकिन वो अमाउंट चार्ज होता जाता है। तो क्या हो गया हमारा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, loss on issue of debenture account debit to debenture account to securities premium to premium on redemption of debenture account। अब मुझे बताओ कौन कौन से खाते हमारे डेबिट और क्रेडिट हुए? क्या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड? क्या बताओ ऐसा हो रहा है क्या डिस्काउंट ऑन? आप बोलोगे नहीं मैम। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, बिल्कुल। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिटेड, बिल्कुल सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिटेड। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड, बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? BCD, यानी आंसर हमारा हो गया 4th। तो थर्ड में आ जाएगा 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर के संदर्भ में निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको क्या करना है? इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले बता रखा है पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर, क्रिएशन ऑफ DRR, इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन बिकम ड्यू। अब देखो सबसे पहले मुझे बताओ क्या होगा? तो सबसे पहले आप बोलोगे मैम इश्यू ऑफ डिबेंचर। जैसे ही आपने बोला इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो हमारे सारे के सारे ऑप्शन क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इश्यू ऑफ डिबेंचर, यानी C आ गया। उसके बाद में बताओ क्या आ जाएगा? क्रिएशन ऑफ DRR। आप क्या बनाओगे? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाओगे, जिससे आप डिबेंचर का पैसा पेमेंट करोगे। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। उसके बाद में बात करते हैं, हमारा क्या आ गया? C के बाद में B आ गया। फिर क्या करोगे आप? रिडम्पशन बिकम ड्यू, रिडम्पशन आपका क्या होगा? ड्यू होगा। फिर आप नेक्स्ट क्या करोगे? पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। पहले रिडम्पशन ड्यू होगा, उसके बाद में आप पेमेंट कर दोगे किसको? डिबेंचर होल्डर्स को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। डिबेंचर के संदर्भ में निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला, डिबेंचर धारकों को भुगतान। B दे रखा है DRR का निर्माण। C दे रखा है डिबेंचर जारी करना। D दे रखा है मोचन देय हो जाता है। जैसे ही आप ऑप्शंस को पढ़ोगे, आपने को लगा कि सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए? हम डिबेंचर इशू करेंगे, तो ऑप्शन C हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। यानी स्टार्टिंग में क्या आना है वाला है? ऑप्शन C। तो हम देखते ही क्या कर देंगे? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? If a delay occur beyond 8 days in refunding the subscription amount, falling to gather the minimum subscription from the date of closure of the subscription list, the company shall be liable for interest at the rate of। यदि सदस्यता सूची बंद होने की तिथि से न्यूनतम सदस्यता राशि एकत्र न होने का, यानी आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी अगर आपका नहीं आया है और आपने जिन्होंने आपके क्या किए थे? शेयर्स
मतलब शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनका पैसा आपको वापस क्या करना पड़ता है, रिफंड करना पड़ता है। आप जब भी आप कभी नया कंपनी के शेयर जारी करते हैं तो जो पैसा आता है वो एक अलग से अकाउंट में रखा जाता है जब तक कि आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको प्राप्त ना हो जाए, क्योंकि सेबी के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका कितना है, 90% आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो क्या बोला है, यदि सदस्यता सूची बंद होने की तिथि से न्यूनतम सदस्यता राशि एकत्र न होने के कारण सदस्यता राशि वापस करने में 8 दिन से अधिक का विलंब होता है तो कंपनी निम्न दर से ब्याज के लिए उत्तरदायी होगी। तो कंपनी अगर 8 दिन से ज्यादा विलंब करती है तो कंपनी पर कितनी दर से रेट लगेगा, 15% इंटरेस्ट क्या करेगी, वो पे करेगी। ध्यान रखना कितना पे करेगी, 15%। और ये कहां दे रखा है, ये दे रखा है सेक्शन 73 में कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कंपनी कैन एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस इफ ऑथराइज्ड बाय, यदि अधिकृत हो तो कंपनी अग्रिम रूप से कॉल स्वीकार कर सकती है। किसके द्वारा, कंपनी कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरर कब अधिकृत कर सकती है, जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो, यानी एओए में लिखा हो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन के लेख। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, A, B, C are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. C क्या हो गया है, C died on 1st July 2023. On this date, final account were prepared to ascertain profit for the period. It resulted in a profit of 1,75,000 to the firm to give effect of the above. A, B, C साझेदार हैं जो 3:2:1 के अनुपात में क्या करते हैं, आपस में लाभों को बांटते हैं। सी की मृत्यु कब हो गई, 1 जुलाई 2023 को हुई। इस तिथि पर अवधि के लिए लाभ का पता लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, अंतिम खाते बनाने होते हैं, बैलेंस शीट बनानी होती है, P&L बनाना होता है। तो फिर उसके बाद में इसके परिणाम स्वरूप फर्म को 1,75,000 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो उपरोक्त को प्रभावी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड। बताओ क्या, ये 1,75,000 के प्रॉफिट का क्या करोगे, प्रॉफिट का क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। और आपको पता है जब प्रॉफिट का बंटवारा होता है तो क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी P&L वाले ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए, कट हो गए। अब हमें देखना है कि डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे। अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी क्या हो जाएगा, डेबिटेड हो जाएगा, यानी लाभ और हानि विनियोजन खाता क्या हो जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the date of admission of a partner, there was a balance of 45,000 in the account of machinery. It was found undervalued by 10%. The value of machinery will appear in the new balance sheet at. देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, एक साझेदार के प्रवेश की तिथि पर मशीनरी के खाते में कितने थे, 45,000 रुपए शेष था। इसे 10% क्या करा है, कम मूल्यांकित किया गया है। यानी अगर 100% की अगर वैल्यू होती है तो उसको 90% वैल्यू ही किया गया है। ध्यान रखना, नई बैलेंस शीट में मशीनरी का मूल्य इस प्रकार दिखाई देगा, 45,000। ये हमारा जो चार्ज है वो कितने परसेंट पे चार्ज है, 90%, यानी 100% था, 10% कम पे दिखाया। तो 100% के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 50,000। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड रिसीव्ड इज, देखो कैश फ्लो का क्वेश्चन है, प्राप्त लाभांश है, क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। देखो डिविडेंड प्राप्त होना यानी आपने कहीं ना कहीं क्या कर रखा होगा, इन्वेस्ट कर रखा होगा, इन्वेस्टमेंट से आपको क्या हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है। तो ये कहाँ आएगा, ये हमारा आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3। प्राप्त लाभांश है परिचालन गतिविधि, वित्त पोषण गतिविधि, विनिवेश गतिविधि, निवेश गतिविधि, या नगद और नगद समकक्ष। तो हमारा आंसर आ जाएगा निवेश गतिविधि यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A partnership can have maximum 50 partners. This limit has been set by the, देखो हमने पार्टनरशिप अगर हम पढ़ते हैं ना तो पार्टनरशिप में हमें लिमिट बताई है मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में। तो मिनिमम तो कितना होना चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम का पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं पे भी क्या नहीं है, डिफाइन नहीं किया गया है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए। लेकिन ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये कहाँ बताई गई है हमें, ये मैक्सिमम लिमिट हमें बताई गई है कंपनीज एक्ट 2013 में, और जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 464। सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 में हमें मैक्सिमम लिमिट बताई है पार्टनर्स की, वो कितनी होगी, 50 होगी। तो अब मुझे आंसर बताओ क्या होगा, क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बताया है क्या? आप बोलोगे नहीं मैम। क्या स्टेट गवर्नमेंट में बताया है क्या? नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया है क्या? नहीं। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में? बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में ये क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, कंपनीज एक्ट ना देके सेंट्रल गवर्नमेंट दे दिया है, तो बच्चों को थोड़ा सा क्या हो गया, कंफ्यूजन सा हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट आएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल कोड? निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमिक कोड का उदाहरण है? हमें बताना है अनुक्रमिक कोड का उदाहरण क्या है। यूजिंग कोड CL0014 अकाउंट्स ऑफ XYZ लिमिटेड, यूजिंग कोड 1019 for dealers of small pumps, using code SG for sales generals, यूजिंग कोड HQ for headquarters। देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल कोड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमिक कोड का उदाहरण है। तो अनुक्रमिक कोड क्या होता है, जो हमें अलग से डिफाइन कर दे कि भाई जो हमको क्या करता है, डिफरेंशिएशन कर दे चीजों के बारे में, हम उसको देखते ही पहचान जाए कि ये किसकी बात कर रहा है। तो सिक्वेंशियल कोड में हमारा जो आंसर होगा वो होगा यूजिंग कोड CL001। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिक नंबर, अल्फाबेट्स भी लेते हैं और नंबर भी लेते हैं, उनको एक कोड डिफाइन कर देते हैं, जिसको पढ़ते ही मेरे को पता चल गया कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये अकाउंट्स की बात कर रहा है। कौन से अकाउंट्स की बात कर रहा है, XYZ लिमिटेड के बारे में बात कर रहा है। इतना बड़ा ना लिख के मैं उसको क्या कर देती हूँ, एक कोड में डिफाइन कर देती हूँ। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इट इज डैश एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। यदि कर्मकार क्षतिपूर्ति रिजर्व के विरुद्ध कोई दावा नहीं है तो साझेदार के प्रवेश के समय वह क्या होगा, आपको बताना है। तो पहला बता रखा है डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो सबसे पहले तो आप देखो कि कोई नया पार्टनर आ रहा है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास में, तो वो किसको बटेगा, वो बटेगा ऑल पार्टनर्स को। तो यहाँ पर जहां पर भी न्यू पार्टनर्स है उसको तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, यानी हमारा ऑल पार्टनर वाला तो ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब ये जो पैसा है ये क्या करोगे आप, जैसे पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो, यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट, तो यहाँ पर जो आएगा वहां पर हमारा रिजर्व आ जाएगा और पार्टनर्स को क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:4। ABC साझेदार हैं जो 3:3:4 के रेशो में लाभ क्या करते हैं, आपस में बांटते हैं। दे डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब वो ये चाह रहे हैं कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट्स को क्या करें, इक्वली डिसाइड करें। तो आपको बताना है द सैक्रिफाइस और गेन ऑफ ए पार्टनर। देखो सैक्रिफाइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाई कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेनिंग है। तो हमारे पास में कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं। ओल्ड रेशो क्या है माइनस न्यू रेशो क्या है, ओल्ड देखो बताओ मुझे क्या है, 3:3:4, 3:3:4। तो टोटल कितना हो गया, 4, 3, 7 और 3, 10। तो यानी ए का जो शेयर आ गया वो कितना आ गया, 310 आ गया, बी का शेयर भी कितना आ गया, 310 आ गया, और सी का शेयर भी कितना आ गया, 410 आ गया। अब न्यू क्या बोल रहे हैं, ये 1:1:1 के रेशियो में क्या करेंगे, आने वाले सालों में अपना लाभ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बताओ ए का कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, बी का भी 1/3 और सी का भी क्या हो जाएगा, 1/3। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा,
30 और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 10, तो यहाँ पर -130 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 9 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 30 यानी -130 और यहाँ पर कितना हो गया 4/10 -1/3 यानी ये कितना हो गया 30 और यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर हो गया 10 यानी 2/30। अब देखो पहले वो कितना प्रॉफिट ले रहा था 9 रुपए का प्रॉफिट ले रहा था, लेकिन अब नए शेयरिंग में उसका प्रॉफिट कितना बढ़ गया है 10 रुपए हो गया है, यानी ये सैक्रिफाइस नहीं है, यहाँ पर इसको क्या हो रहा है गेन हो रहा है। पहले 9 रुपए का प्रॉफिट मिलता था, अब 10 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये भी गेन हुआ है और ये भी गेन हुआ है। लेकिन हम बात करें पार्टनर सी के बारे में, पहले वो 12 रुपए क्या करता था प्रॉफिट के रूप में प्राप्त करता था, लेकिन अब उसे कितने रुपए मिलेंगे 10 रुपए, तो यानी उसने 2 रुपए का क्या करा है सैक्रिफाइस किया है, ध्यान रखना। तो यहां पर सी तो क्या कर रहा है 2 रुपए का सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसके कारण ए और बी क्या कर रहे हैं एक रुपए का क्या कर रहे हैं गेन कर रहे हैं। तो देखो यहां पर कहां है ए गेन कर रहा है क्या, बिल्कुल ए गेन कर रहा है 130, बी भी गेन कर रहा है 130, लेकिन सी क्या कर रहा है यहाँ पर सैक्रिफाइस कर रहा है 230 का। तो 13 में जो हमारा आंसर होगा वो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको क्या दे रखा है इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग मेड, और लिस्ट 2 में आपको क्या दे रखा है नंबर ऑफ मंथ फॉर विच इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। सूची 1 में बराबर आहरण की राशि। देखो आप क्या करते हो, आप ड्राइंग करते हो लेकिन वो इक्वल अमाउंट में करते हो, या तो एंड ऑफ द मंथ करते हो, या एंड ऑफ द क्वार्टर करते हो, या मिड ऑफ द क्वार्टर करते हो, या मिड ऑफ द मंथ करते हो। तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो लगता है उसकी रेट हमें बतानी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, ए में दे रखा है और आपको ऑप्शंस 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब आपको क्या करना है इसका सही आंसर देना है। तो अगर मैं बात करती हूं एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर यानी 6 + 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी आपको क्या करना है 3 मंथ से क्या करना है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। यानी ए में हमारा क्या आ जाएगा, ए में हमारा 4th ऑप्शन आ जाएगा। तो ए में 4th ऑप्शन देखो कहाँ है, ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गया, 4th ऑप्शन हमारे पास में 3rd में है एंड 4th में है। अब आगे चेक करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में देखो मुझे बताओ क्या होगा, यानी 12 प्लस ईच क्वार्टर बोला है ना 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी 15 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 7.5। कहाँ बोला है बिगनिंग की बात करी है, तो बी में हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, किसकी बात कर रहा है ईच मंथ की बात कर रहा है, यानी 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 13 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 6.5 मंथ। 6.5 मंथ कहाँ है, यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो सी में क्या आ गया हमारा, सी में आ गया ऑप्शन नंबर 2। अब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अब हमें क्या बताना है ईच क्वार्टर, तो ईच क्वार्टर पे हमारा कितना हो जाएगा 4.5 यानी 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4.5 ईच मंथ, 4.5 मंथ्स आ जाएंगे। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा। आपको क्या कर रखा है, आपको आहरण की गई राशि बता रखी है कि वो बराबर अमाउंट का जो आहरण की राशि है वो कैसे कैसे क्या कर रहा है ड्राइंग कर रहा है। उसके बाद में आपको मंथ भी दे रखे हैं लिस्ट 2 में, आपको सही क्या करना है मैच करना है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, Kavita and Lalita are partners, sharing profit in the ratio of 2:1. They decided to admit Mohan for 1/4 share in future profit with a guaranteed amount of 25,000. उन्होंने क्या करा 1/4 प्रॉफिट के लिए मोहन को एडमिट किया, लेकिन उन्होंने गारंटी दी मोहन को कि मोहन तुम्हें 25,000 रुपए से कम तो कभी भी क्या नहीं होगा प्रॉफिट नहीं होगा, ये हम तुम्हें क्या कर रहे हैं गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोथ कविता एंड ललिता अंडरटेक टू मीट द लायबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू द गारंटेड अमाउंट टू मोहन इन देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब भाई जो मोहन को गारंटी दी गई है, क्या दी गई है 25,000 का हम आपको प्रॉफिट देंगे ही देंगे, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो कौन पूरी करेगा, वो पूरी करेगा कविता और ललिता। किस रेशियो में करेगी, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेगी, उस लायबिलिटी को बियर करेगी।
आगे देखते हैं, द फर्म अर्न प्रॉफिट 76,000 22-23, द डेफिशिएंसी बोन बाय कविता, कविता कितनी डेफिशिएंसी यानी कितनी कमी क्या करेगी, बोन करेगी, आपको बताना है। कविता और ललिता साझेदार है जो 2:1 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। वे मोहन को भविष्य के लाभ में 25,000 की गारंटी राशि के साथ 1/4 हिस्सा देने का फैसला करते हैं। कविता और ललिता दोनों ही देनदारियों को पूरा करने का वचन देती है। मोहन को उसके संबंधित लाभ साझाकरण अनुपात में गारंटीकृत राशि में से फर्म ने वर्ष 2022-23 के लिए 76,000 का लाभ कमाया। कमी कविता द्वारा वहन की गई है। कितनी कमी कविता द्वारा वहन की गई है, आपको ये बताना है। अब आप मुझे बोलो, बताओ प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास में? हमारे पास में प्रॉफिट हुआ 76,000 का, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 करोगे क्योंकि मोहन का आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो अगर हमने मोहन का प्रॉफिट निकाला तो कितना हुआ? 1 4 is 1, यहाँ पे 3 4 9 जा 36, यानी 19,000 हमारा मोहन का प्रॉफिट आ गया। लेकिन हमने गारंटी कितनी की दी थी? 25,000 की। तो गारंटी अमाउंट से कितना कम प्रॉफिट आ रहा है? आप बोलोगे 6,000। और इसको कौन बियर करेगा? इसको बियर करेगी कविता और हमारी ललिता। और किस रेशो में करेगी? 2:1 के रेशो में। तो 6,000 इंटू 2/3 यानी कितना आ गया हमारा? 4,000, और 6,000 इंटू 3/3 यानी 1/3, 1/3 यानी 2,000। तो क्या आ जाएगा हमारा? कविता की डेफिशिएंसी पूछी है ना, तो कविता की डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 4,000 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? 1 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 16 हमारा क्या है? अंशु एंड नीतू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted Jyoti as a new partner for 3/10 share, which she acquired 210 from Anshu and 110 from Neetu. Calculate the new profit sharing ratio Anshu, Neetu and Jyoti. देखो क्या बोला है क्वेश्चन में? अंशु और नीतू साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। उन्होंने ज्योति को 3/10 शेयर के लिए नया साझेदार बनाया, जिसमें से अंशु से 2/10 और नीतू से 1/10 का हिस्सा खरीदा। अंशु, नीतू और ज्योति के नए लाभ साझाकर अनुपात की गणना कीजिए। सबसे पहले मुझे बताओ, अंशु है और हमारे पास में कौन है? नीतू है। कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनका? आप बोलोगे 3/5 एंड 2/5। कितने शेयर्स के लिए हमें नए पार्टनर को एडमिट किया है? ज्योति को किया है, और ज्योति का जो शेयर है वो कितना है? 3/10। लेकिन ज्योति क्या कर रही है? अंशु और हमारे पास में नीतू, अंशु से कितना ले रही है? 2/10 ले रही है, ठीक है। और नीतू से कितना ले रही है? 1/10 ले रही है। तो ये जो रेशो है ये हम क्या कर देंगे? इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो अंशु का कितना आ जाएगा? 3/5 माइनस 2/10। तो यहां पर आ गया 4 - 2 यानी 2/10। 6 - 2 6 - 2 3 है ये, ना। तो यहाँ पर आ गया हमारा 4/10। और यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी 2/5 माइनस 1/10, तो यहाँ पर हो गया हमारा 10, और 4 - 1 यानी हमारा आ गया 3/10। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ गया? 4/10 अनुपात 3/10 एंड अनुपात हमारा 3/10। तो 10 देखो सेम है, तो हमारा रेशो क्या हो गया? 4:3:3। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। The general entry for treatment of goodwill when a new partner bring his share of goodwill in cash and one of the old partner gain involve the following. जब कोई नया साझेदार अपनी ख्याति का हिस्सा नगद लाता है और पुराने साझेदार में से किसी एक को लाभ होता है, तो ख्याति के उपचार के लिए जनरल प्रविष्टि में निम्नलिखित शामिल किया जाता है। तो मुझे आपको बताना है क्या क्या हमें शामिल करना होता है। देखो यहाँ पर देखो, क्या गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्या? बिल्कुल सही बात है। क्या एंट्री करते हैं? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर अकाउंट, डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स अकाउंट। तो बिल्कुल सही बात है, यानी फर्स्ट तो हमारा सही है कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड।
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, जो पैसा वो लेके आता है वो क्या हम उसको डेबिट करते हैं क्या, ये वाली बात भी सही है। सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, हाँ जो गेनिंग करता है, गेनिंग को तो क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइस पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास में हो जाएगा ए बी सी, और ए बी सी कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार का पूंजी खाता डेबिट किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। सद्भावना खाते की प्रीमियम राशि को भी डेबिट करते हैं, यानी गुडविल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं जो प्रीमियम राशि है, और त्याग करने वाले साझेदार के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, While preparing cash flow statement, purchase of goodwill is treated as, नकदी प्रवाह विवरण तैयार करते समय ख्याति की खरीद की राशि को माना जाता है। देखो आप अगर परचेज करोगे टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट तो वो क्या माना जाता है, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी निवेश गतिविधि। अब आपको बताना है द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आर, कंप्यूटरीकृत रेखा प्रणाली के घटक हैं डेटा, रिपोर्ट, लेजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। सेकंड है डेटा, पीपल, प्रोसेसर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। थर्ड है पीपल, प्रोसेसर, लेजर, डेटा, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, या फोर्थ है डेटा, कोडिंग, प्रोसेसर, रूल्स एंड आउटपुट। ऐसे क्वेश्चन में आपको याद होना चाहिए कि भाई डीबीएमएस यानी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में घटक कौन कौन से हैं। तो देखो घटक क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास में डेटा है, फिर पीपल है, फिर उसके बाद में प्रोसेसर, फिर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे क्या है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के घटक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल सब सिस्टम डील्स विथ, बिक्री और लेखा प्राप्य उप प्रणाली निम्नलिखित से संबंधित है। पहला है द रिकॉर्डिंग ऑफ सेल एंड मेंटेनिंग ऑफ सेल्स लेजर एंड रिसीवेबल्स। सेकंड है द प्रिपरेशन ऑफ बजट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। थर्ड है द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ है द परचेज एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। पहला देखो क्या बोला है, बिक्री की रिकॉर्डिंग, बिक्री खाता बही और प्राप्य राशि का रखरखाव। सेकंड बोला है आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट की तैयारी, और थर्ड है लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह वितरण तैयार करना, और फोर्थ हमारा है खरीद और लेनदारों को भुगतान करना। अब आपको इसमें से बताना है, देखो सेल्स अकाउंट और अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्यों बनाते हैं, ताकि हम रिकॉर्ड कर सके, किसको रिकॉर्ड कर सके, सेल्स को रिकॉर्ड कर सके, मेंटेन कर सके किसको, सेल्स लेजर को और रिसीवेबल को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन फील्ड्स यूज इन द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स आर कॉल्ड, तालिकाओं के बीच संबंध में उपयोग किए जाने वाले सामान्य फील्ड को कहा जाता है, ये कहा जाता है की फील्ड। ध्यान रखना क्या कहा जाता है, कुंजी फील्ड कहा जाता है। अब नेक्स्ट है ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर्ड टू, किसी फर्म के विघटन पर बैंक ओवरड्राफ्ट को स्थानांतरित किया जाता है बैंक अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स लोन अकाउंट में। देखो अगर हम बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की और कोई फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्यूशन हो रही है यानी विघटन हो रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में लेके आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। लेकिन बैंक अकाउंट भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही क्या माने थे, सही माने थे, क्योंकि बैंक अकाउंट में भी हम लेके जाते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय भी हम बैंक ओवरड्राफ्ट को रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाते हैं। तो दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लाइफ ऑफ ए कंपनी, किसी कंपनी के जीवन के सही क्रम में निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें। सबसे पहले क्या है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, फिर है इनकॉर्पोरेशन, प्रमोशंस एंड फ्लोटेशन। पहला है व्यवसाय का प्रारंभ, बी है निगमन, सी है पदोन्नति और डी हमारा है फ्लोटेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, पदोन्नति यानी हमारा प्रमोशंस। क्या हमारा क्या होता है, प्रमोशन होता है, प्रमोशन होता है, तो हमारा आंसर सी। उसके बाद में
इनकॉर्पोरेशन, प्रमोशन के बाद में इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के बाद में फ्लोटेशन चार्जेस आते हैं और फ्लोटेशन चार्जेस के बाद में हम हमारा बिजनेस क्या करते हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय का प्रारंभ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। कई बार ये क्या पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना सबसे पहले हमारा क्या आता है, प्रमोशन, उसके बाद में हमारा आता है इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के बाद में हमारे फ्लोटेशन चार्जेस, फ्लोटेशन, और फ्लोटेशन के बाद में हम करते हैं हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर। निम्नलिखित को सही क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो पहला आपका है सब्सक्राइब कैपिटल, फिर है इश्यू कैपिटल, सी है ऑथराइज कैपिटल, फिर डी है पेड अप कैपिटल और ई है आपका कॉल्ड अप कैपिटल। निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सब्सक्राइब कैपिटल, जारी पूंजी, अधिकृत पूंजी, चुकता पूंजी और कॉल्ड अप कैपिटल। देखो सबसे जो हमारी मेन कैपिटल यानी सबसे ज्यादा जो हमारी मैक्सिमम कैपिटल होती है वो हमारी होती है ऑथराइज कैपिटल, यानी इस कैपिटल से हम ज्यादा क्या नहीं कर सकते, शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकते। कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है, मैंने बोला मेरी कंपनी के 100 करोड़ कैपिटल ऑथराइज कैपिटल है, तो 100 करोड़ से ज्यादा मैं क्या नहीं कर सकती, कभी भी कंपनी के शेयर जारी नहीं कर सकती। अगर मुझे करना होगा तो मुझे प्रोसेस वो फॉलो करने पड़ेंगे, मुझे एमओए एओए इनसे परमिशन लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है ऑथराइज कैपिटल। तो ऑप्शन देखो हमारा 2 गलत हो गया और 4 गलत हो गया, यानी 1 और 3। ऑथराइज कैपिटल के बाद में हमारा आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल या पेड अप कैपिटल। अब हमारा आता है इशूड कैपिटल, यानी वो कैपिटल जिसके लिए हमने इन्वेस्टर्स को क्या करा है, इनवाइट किया है कि आओ भाई हमारी कंपनी के शेयर परचेज करो। तो हमारी बी क्या हो गया, इशूड कैपिटल। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ गया, 3rd। देखो 3rd और 1 तो सेम ही है। फिर इशू के बाद में हमने इशू तो कर दिया, अब इन्वेस्टर क्या करेंगे, उनका सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। फिर सब्सक्राइब करने के बाद में हमें पता चलता है ना ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया या फिर हमारा क्या हुआ है, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, यानी सी बी के बाद में हमारा क्या आएगा, ए। फिर ए के बाद में बताओ क्या होगा, कोल्ड अप कैपिटल होगी या पेड अप होगी, कोल्ड अप। पहले हम कोल्ड अप कैपिटल आएगी, उसके बाद में हमारा क्या आएगा, पेड अप कैपिटल आएगा। पेड अप जितना पैसा इन्वेस्टर्स ने क्या कर दिया है, पे कर दिया है, और कोल्ड जितना पैसा हमने क्या करा है, मांगा है। ध्यान रखना, पहले जितना पैसा हमने मांगा है और उस पैसे में से सपोज दैट 10 रुपए हमने मांगे हैं, लेकिन शेयर धारकों ने यानी जो हमारे शेयर होल्डर थे उन्होंने 8 रुपए का ही क्या करा है, पेमेंट किया है। तो ये हमारी पेड अप कैपिटल हो गई और ये हमारी कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, CBAED। आंसर क्या हो जाएगा, CBAED, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिकेज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग अमाउंट बैलेंसेस। मृतक साझेदार के पूंजी खाते में निम्नलिखित राशि शेष सम्मिलित है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल, देखो उसकी कैपिटल तो आएगी। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टिल द डेट, सही बात है, जब तक उसकी डेथ नहीं हुई है उस दैट डेट तक उसका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। हिज शेयर ऑफ जनरल रिजर्व, हाँ उसके जनरल रिजर्व का शेयर भी आएगा। हिज ड्रॉइंग टिल द डेट ऑफ दैट, ये भी बात सही है। अमाउंट पेड टू हिज एग्जीक्यूटर, नहीं, अमाउंट पेड टू एग्जीक्यूटर का की राशि नहीं आएगी। तो आंसर हमारा ABCD यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसकी पूंजी का प्रारंभिक शेष, बिल्कुल सही बात है, मृत्यु की तिथि तक लाभ हानि में उसका हिस्सा, जो भी लाभ हानि में उसका हिस्सा होगा उसको पे किया जाएगा। सामान्य रिजर्व में जिसका उसका हिस्सा होगा वो भी इसको पे किया जाएगा। एंड मृत्यु की तारीख तक उसके जो भी क्या है, ड्रॉइंग्स है, यानी जो भी क्या है, आहरण है, ठीक है, और उसके निष्पादकों को भुगतान की गई राशि नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, ABCD, ऑप्शन नंबर 2। Identify the correct sequence of the following steps involved in calculating cash flow from operating activities of a company. किसी कंपनी की परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की गणना में शामिल निम्नलिखित चरणों के सही अनुक्रम की क्या करनी है, हमें पहचान करनी है, ठीक है। पहला है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम टैक्स पेड, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या गुडविल अमोर्टाइज।
तो आपको सीक्वेंस में बताना है। सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, गुडविल अमोर्टाइज, उसका बैलेंस हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो यानी गुडविल अमोर्टाइज। उसके बाद में हमारा क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले जितना भी प्रॉफिट आया है हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। उसको कैलकुलेट करने के बाद में हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर हमारे पास में कैश जनरेटेड फ्रॉम क्या आ जाता है, ऑपरेशन आ जाता है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से हम क्या कर देते हैं, इनकम टैक्स को लेस कर देते हैं, इनकम टैक्स को पेड कर देते हैं। देन उसके बाद में हमारे पास में नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाता है। देखो लास्ट में हमारे पास में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो आप उससे भी क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, तो आपको स्मार्ट तरीके से करना है। आपको पता है कि भाई नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सारे कुछ एडजस्टमेंट के बाद में आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा लास्ट में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, EABCD, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इस इन्फॉर्मेशन से आपको 5 क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कितना दे रखा है, 8,75,000। क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं, 90। बिल्स रिसेबल 48, बिल्स पेबल 42, परचेजेस 4,20,000 और टोटल डेटर्स कितने हैं आपके पास में, 59,000। आपको कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशो। देखो अगर मैं बात करती हूं ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशो की, तो हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब क्रेडिट सेल्स क्या है, क्रेडिट सेल्स कहीं दे रखी है क्या, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स हो जाएगा, यानी 8,75,000 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या क्या है हमारे पास में, यहाँ पे देखो BR भी ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है और हमारे डेटर्स भी, तो यानी 59,000 प्लस 48,000, तो यहाँ पर कितना आया, 8,75,000 डिवाइडेड बाय 1,07,000। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करना है, 8,75,000 को 1,07,000 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8.18 हमारा क्या आ जाएगा, टाइम्स आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 107 लगभग 8 टाइम्स आ रहा है, 8 टाइम्स हमने डिवाइड किया, फिर जो रिमेनिंग होगा उसको 107 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो कितना जा रहा है, 8.18 समथिंग, मतलब 8.17 समथिंग जाएगा, तो वो हम क्या कर लेंगे, राउंड फिगर करके 8.18 टाइम्स आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय, जो अभी आपने क्या निकाला है, आपने निकाला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कितना है आपका, 365 डिवाइडेड बाय 8.18। अब 8.365 को आप किससे डिवाइड करोगे, 8.18 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखो लगभग अगर मैं बात करती हूं, लगभग अगर हम बात करते हैं 365 को 8.18 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 45 डेज। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए, 8.18 365 डिवाइडेड बाय 8.18।
ठीक है, इसको 9 से भी डिवाइड कर सकते हो क्योंकि आंसर्स में बहुत ज्यादा क्या है डिफरेंस है, तो आप इसको 9 करके भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो के लिए हमें क्या चाहिए, क्रेडिट परचेज चाहिए और ट्रेड पेबल का अमाउंट चाहिए। तो देखो क्रेडिट परचेज हमारे पास में कितनी है, हमारे पास में है 4,20,000। तो हमारे पास में क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल, ये एवरेज ट्रेड पेबल आता है और वो एवरेज अमाउंट ही दे रखा है। क्रेडिट परचेज कितनी थी हमारी, 4,20,000। और ट्रेड पेबल में क्या क्या आएगा हमारा, ट्रेड पेबल में आएगा हमारा बिल्स पेबल एंड हमारे क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल कितने हैं, 52,000 प्लस 90,000, ये हमारे क्रेडिटर्स हैं। तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय, इसको अगर हमने ऐड किया 9 और 4 कितना हो जाएगा, 142। तो 142 को आप जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.96 टाइम। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 2.96। अब इसको कट करने मत बैठ जाना क्योंकि ऑप्शंस पे देख लो आप, 2.96 29 तो आ ही नहीं सकता 1,42,000 को। जब 4,20,000 को 1,42,000 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2.96 टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट आपको एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है, वही 365 डिवाइडेड बाय आपका एवरेज ट्रेड पेबल कितना आया था, 2.96। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2.96 से तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 123। ठीक है, इसको कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 123। इसको आपको कट करना पड़ेगा क्योंकि आंसर थोड़े सिमिलर है, 123 और नियर बाय है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो आर कैटेगराइज एज, ये कौन से रेशो हैं, क्या ये लिक्विडिटी बता रहे हैं, क्या ये सॉल्वेंसी रेशो बता रहे हैं या एक्टिविटी बता रहे हैं। ये कंपनी की एक्टिविटी रेशो है, यानी ये कंपनी की क्या शो करते हैं, ये कंपनी की गतिविधि अनुपात को शो करते हैं। तो ध्यान रखना ये कौन से रेशो है, हमारे एक्टिविटी रेशो है। रेशो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। देखो JKB वर पार्टनर्स running a partnership from last 10 years, sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2 post COVID. Their firm was affected badly and started incurring losses. On 31st March 2023, they all decided to dissolve the firm due to continuous losses. Their capital balance were 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. Firm had liabilities 80,000, cash balance 40,000, other sundry asset 8,50,000 and P&L account constitute the rest. Asset realized at 80% and liabilities were paid in full. There were unrecorded liability of 50,000 which was settled कितने में किया है, 40,000 में settle किया है। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं आपके 30,000, जिसको किसने पेड किए हैं, पेड बाय जी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। जी ने पे किए हैं किसके बिहाफ पर, फर्म के बिहाफ पर। अब आपको आंसर्स देना है पहला, देखो ये हिंदी में है, JKB पिछले 10 वर्षों से साझेदारी में साझेदार थे, लाभ और हानि को 5:3:2 के अनुपात में साझा करते हुए कोविड के बाद उनकी फर्म बुरी तरह प्रभावित हुई, घाटे में रहने लगी। 31 मार्च 2023 को लगातार घाटे के कारण उन सभी ने फर्म को भंग करने का क्या कर दिया, फैसला ले लिया। उनकी पूंजी इतनी दे रखी है, फर्म की देनदारी 80,000 थी, नगद शेष 40 था, अन्य जो संपत्तियां थी वो 8,50,000, बाकी जो शेष था वो किसका था, P&L का था। ध्यान रखना 80% पर संपत्ति वसूल की गई और देनदारियों को पूरा भुगतान किया गया। 50,000 की अलिखित देनदारी थी जिसे 40,000 रुपए में निपटाया गया। वसूली व्यय की राशि 30,000 थी जिसका भुगतान फर्म की ओर से जी के द्वारा किया गया था। तो JKB द्वारा अपनाई गई फर्म के विघटन की विधि क्या है, समझौते द्वारा विघटन, कुछ आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर, नोटिस द्वारा विघटन या अनिवार्य विघटन। देखो ये कौन सा विघटन है, सभी ने सहमति से द्वारा क्या करा है, डिसॉल्यूशन किया है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी समझौते द्वारा विघटन। अब आगे बात करते हैं, अब आपको क्या बताना है,
प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट बताना है, यानी आपको बैलेंस शीट बनानी होगी। बैलेंस शीट बनाने के लिए ये हमारा डेबिट और ये हमारा क्रेडिट। सबसे पहले बताओ कैपिटल कितनी कितनी थी? हमारी कैपिटल थी 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। तो कैपिटल यहां आ जाएगी। कैपिटल हमारी कितनी थी? 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। और इसमें बताओ लाइबिलिटी भी बता रखी है क्या? तो कितना हो गया? 4, 3, 7 और 9 लाख, 9 लाख हो गया। लाइबिलिटी कितनी बता रखी है? लाइबिलिटी बता रखी है 80,000 की, तो यानी 9,80,000 तो यहां आ गया। अब यहां पर हमें सन्ड्री असेट बता रखी है। असेट कितनी की है एक बार बताओ? असेट हमारी है 8,50,000 और जो कैश है वो कितना है? 40,000, यानी 8,40,000। और अगर मैं बात करती हूं यहां पर कैश की, तो कैश कितना है हमारा? 40,000। $8,50,000 है, ठीक है, 8,50,000 है। तो देखो यहां पर भी कितना होना चाहिए बैलेंस? 9,80,000। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो पी एंड एल का होगा। तो पी एंड एल बताओ, अगर हमारा असेट साइड में पी एंड एल आ रहा है यानी पी एंड एल का क्या है? लॉस है, यानी ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा? डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये हमारा कितना हो गया? 8,50,000 प्लस 40,000 यानी 8,90,000। 9,80,000 में से जब 8,90,000 रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास में कितना आ गया? 90,000। लेकिन ध्यान रखना ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, डेबिट बैलेंस ऑफ 90,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? डिटरमाइन करना है गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है? अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। देखो यहां पर हम बात करते हैं सन्ड्री असेट की, तो कितनी सन्ड्री असेट थी हमारी? 8,50,000, ठीक है। यहां पर आ जाएगा बाय बैंक। यहां पर देखो लाइबिलिटी हमारी कितनी थी? 80,000 थी और 80,000 का ही हमने क्या कर दिया? पे कर दिया। जबकि अब हम बात करते हैं हमारी असेट की, तो असेट का कितना परसेंट पे हुआ है? असेट रिलाइज एट 80%। असेट कितनी रिलाइज हुई है? 80% रिलाइज हुई है, यानी 8,50,000 का 80%। तो 0,4 6 लाख कितना हो गया? 6 लाख हमारा हो गया 80,000। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, उसको हमने कितने पे सेटल किया है? 40,000 पर। और हमारे एक्सपेंसेस भी थे रियलाइजेशन के, ठीक है, वो किसके द्वारा मीट किए गए हैं? जी के द्वारा मीट किए गए हैं। और वो कितने थे बताओ? वो थे हमारे एक्सपेंसेस 30,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू बी 30,000। तो हमने सारी की सारी क्या कर दी? फिल कर दिया। अब देख लो नेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर 8,50,000 प्लस 40,000 कितना हो गया? 890। 890 प्लस 30 कितना हो गया? यहाँ पर हो गया 920। और यहाँ पर कितना हो गया? 920 प्लस 80 कितना हो गया? हमारा हो गया 10 लाख। इसमें से हम क्या कर देंगे? 7,60,000 लेस कर देंगे तो हमारे पास में पी एंड एल का अमाउंट आ जाएगा। और वो कितना आ जाएगा? 2,40,000। कितना आया? 2,40,000। अब ये मुझे बताओ ये हमारा गेन हुआ या लॉस हुआ? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, यानी हमें 2,40,000 रुपए का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। यानी लॉस कितना आया? 2,40,000 का। 2,40,000 का हमें क्या हो गया है? लॉस हो गया है। द एंट्री फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज अबाउट केसेस स्टडी। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो किसके द्वारा मीट किए गए हैं? वो जी के द्वारा पे किए गए हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जी's कैपिटल अकाउंट। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, वसूली खाता अकाउंट डेबिट टू जी के कैपिटल खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म विल बी शेयर्ड बोन बाय पार्टनर इन द रेशो। फर्म की पुस्तकों में विद्यमान लाभ और हानि खाते साझेदारों द्वारा निम्न अनुपात में वहन किया जाएगा। किस अनुपात में वहन किया जाएगा? जो वो दे रखा था। कितना अनुपात दे रखा था बताओ?
5:3:2 के रेशो में क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका 5:3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5:3:2 यानी 5:3:2, ऑप्शन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाइब्रेरीज रन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट आर एन एग्जाम्पल ऑफ। धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा संचालित पुस्तकालय इसका उदाहरण है। किसका है भाई, एनपीओ यानी नॉट प्रॉफिट और ऑर्गेनाइजेशन। द मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाभ के लिए नहीं, मतलब ऐसी संस्था है जो लाभ के लिए काम नहीं करती है, उन संगठन के लिए राजस्व मतलब वहां उनको आय कैसे प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना वो सब्सक्रिप्शन जो मेंबर्स के द्वारा चार्ज करते हैं, मेंबर्स के लिए चार्ज करते हैं, उससे उनका क्या होता है, उनका राजस्व आता है, यानी सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, सदस्यों के अंशदान से। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपको लिस्ट 1 दे रखी है और लिस्ट 2 भी दे रखी है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है, मैच करना है। अब मुझे एक बार बताओ, शेयर कैपिटल क्या है। शेयर कैपिटल हमारी सब्सक्राइब तो है बट नॉट फुल्ली पेड अप, मतलब शेयर कैपिटल हमने सब्सक्राइब तो कर लिया लोगों ने, लेकिन अभी तक उसका फुल्ली पेड अप नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या आ जाएगा, 3rd आ जाएगा, यानी ए में 3rd आ गया तो ऑप्शन सारे के सारे एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर 4 आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस हमारा क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस हमारा सिंकिंग फंड है। और रिजर्व कैपिटल ऐसी कैपिटल जिसको हम बिजनेस के लास्ट में, यानी बिजनेस जब हमारा बंद होगा उसी टाइम यूज करते हैं, वो हमारी कौन सी कैपिटल होती है, रिजर्व कैपिटल, यानी विल बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, यानी जब हम कंपनी का जब हम फर्म का समापन करते हैं उसी टाइम पर हम कैपिटल को यूज करते हैं, वो कैपिटल हमारी होती है रिजर्व कैपिटल, समापन के समय मांगी जाएगी। तो आंसर सी में क्या आएगा, सी में आएगा 1। और डी यानी करंट लायबिलिटीज क्या है हमारी, कॉल्स इन एडवांस, जो कि पहले से ही हमें कॉल्स इन एडवांस हमारी क्या है, करंट लायबिलिटीज है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, 4th आ गया। Which of the following would affect the revaluation account at the time of reconstitution of a partnership firm? साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के समय निम्नलिखित में से कौन पुनः मूल्यांकन खाते को प्रभावित करता है। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, असेट और लायबिलिटी की जो वैल्यू इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है उसको पता करने के लिए। तो यहाँ पर देखो परिसंपत्तियां में वृद्धि यानी इंक्रीज इन असेट, बिल्कुल सही बात है, रीवैल्यूएशन अकाउंट तभी बनाया जाता है। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, पार्टनर सैलरी नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इतने इजी क्वेश्चन है, इजीली क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। 41 आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस टू बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। देखो अगर हम पार्टनरशिप अकाउंट का फाइनल अकाउंट बनाते हैं तब हम कौन कौन से अकाउंट सिक्वेंस में आपको बताना है। फर्स्टली आप क्या बनाते हो, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, जहां से आपको क्या पता चलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन में कहाँ है हमारे पास में, ट्रेडिंग अकाउंट, यानी सी आंसर आएगा फर्स्ट, तो सी आ गया। उसके बाद में क्या बनाओगे, उसके बाद में P&L बनाओगे, P&L से जो प्रॉफिट आएगा उसके बाद में आप क्या करोगे, एप्रोप्रिएट करोगे। फिर नेक्स्ट आप क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, यानी CBAD। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 41 में हमारा आंसर हो गया 1। लाभ का विनियोजन खाता, लाभ और हानि खाता, ट्रेडिंग खाता, बैलेंस शीट। पहले ट्रेडिंग खाता बनाएंगे, फिर लाभ और हानि खाता बनाएंगे, फिर लाभ और हानि विनियोजन खाता बनाएंगे, उसके बाद में लास्ट में बैलेंस शीट बनाएंगे। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, विंडो ड्रेसिंग मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ाकर बताती है, हाँ मतलब अपनी मैनिपुलेट करती है अपने अकाउंट्स में और अपने प्रॉफिट्स को बहुत ज्यादा क्या करती है, शो करती है, वो होता है विंडो ड्रेसिंग। देखो विंडो ड्रेसिंग एक अभ्यास है टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स टू शो ए बेटर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन दैन द एक्चुअल। जो एक्चुअल पोजीशन होती है ना उसमें मैनिपुलेट करती है कंपनियां ताकि अपनी सिचुएशन को बेटर बता सके इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1। वित्तीय स्थिति की वास्तविक स्थिति से बेहतर तस्वीर दिखाने के लिए खातों में क्या करना, हेरफेर करना। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42 का आंसर हो जाएगा 1। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 का आंसर क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। 43
मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है, मैच करना है। देखो लिस्ट 1 मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर बताओ क्या करोगे, ये आपका डेबिट और ये क्रेडिट, ये आपके पार्टनर्स क्या होगा, पार्टनर्स का अकाउंट होगा, या तो कैपिटल होगा या फिर क्या होगा, करंट होगा। तो सैलरी टू पार्टनर आप क्या कर दोगे, क्रेडिट साइड में लिख दोगे, किसके, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो यहां पर आप क्या कर दोगे, बाय सैलरी कर दोगे। तो यानी ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या आना चाहिए, फोर्थ, ए में फोर्थ यानी थर्ड ऑप्शन। अब देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये हमारा P&L में जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, तो यानी बी में हमारा क्या आ गया, थर्ड आ गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग हमारा जो सी है वो कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, किसके, यहां पर आ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या हो गया, सेकंड हो गया। और डी हमारा क्या हो गया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल साइड में हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल के हम क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड में जो भी एडिशनल कैपिटल आई है उसको बाय करके लिख देंगे। तो ये हमारा मैच हो गया, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। साझेदारों का वेतन हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में, अगर हमारी क्या है, फिक्स्ड मेथड से हम फॉलो कर रहे हैं। और साझेदार के ऋण पर ब्याज, ये हमारा P&L में आएगा डेबिट साइड में, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। साझेदारों के आहरण पर ब्याज, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। और अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा और क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, Which of the following would affect the revaluation account at the time of admission of a partner? देखो अभी मैंने बताया था रीवैल्यूएशन किसको इफेक्ट करता है, हमारी जो असेट और लाइबिलिटीज में जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। साझेदारों के प्रवेश के समय पुनः मूल्यांकन खाते पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ेगा, इंक्रीज इन असेट बिल्कुल पड़ेगा, क्या ड्राइंग का पड़ेगा क्या, आप बोलोगे नहीं मैम ड्राइंग का नहीं पड़ेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट, बिल्कुल, अनरिकॉर्ड असेट का अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उससे आपकी असेट की असेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, बिल्कुल। तो हमारा आंसर आ जाएगा ACD, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी परिसंपत्तियों में वृद्धि, अलिखित परिसंपत्तियों का अभिलेखन और देनदारियों में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। पहला क्या है, परचेज ऑफ टेंजिबल असेट। देखो टेंजिबल असेट परचेज करोगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। तो यानी ऑप्शन ए में क्या आ जाएगा, थर्ड, यानी फोर्थ ऑप्शन। और इश्यू ऑफ शेयर हमारा क्या है, इश्यू ऑफ शेयर हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी। और इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट हमारी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है जब हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल करते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, फोर्थ हो गया। मूर्त परिसंपत्तियों की खरीद, यानी ये हमारा कौन सा है, निवेश गतिविधि है, यानी ए में ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। और शेयरों का निर्गमन, ये हमारा वित्तीय वित्त पोषण गतिविधि है। और चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि, ये हमारी ऑपरेटिंग यानी परिचालन गतिविधि है। और विपणन योग्य प्रतिभूतियां, यानी वो हमारी क्या है, मार्केटेबल, मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो गया। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट इन कनेक्शन विद द कॉमन साइज स्टेटमेंट, सामान्य आकार विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम प्रीवियस ईयर या फिर हमारी सेम जो हमारी कंपनी है उस सेम कंपनी से रिलेटेड कोई अदर कंपनी है तो उसको हम क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके। ठीक है, तो कॉमन साइज के लिए देखो बताया, एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परिचालन से प्राप्त राजस्व पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है या वर्टिकल एनालिसिस है, ये हमारा वर्टिकल एनालिसिस है, ध्यान रखना कॉमन साइज, क्योंकि इसमें टोटल को हम 100 मानकर फिर परसेंटेज में शो करते हैं, तो ये हमारा वर्टिकल एनालिसिस है। और एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑन टोटल असेट, तो ऑप्शन नंबर ACD, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ACD हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर विश्लेषण है, ध्यान रखना।
कैलकुलेट द रिजल्टिंग कैश फ्लो एंड स्टेट द नेचर ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। परिणामी नकदी प्रवाह की गणना करें और निम्नलिखित जानकारी से नकदी प्रवाह की प्रवृत्ति बताएं। चेक जारी करके 3,50,000 की मशीनरी खरीदी। आपने चेक जारी किया और आपने क्या करा, 3,50,000 रुपए की मशीनरी खरीदी। तो ये आपका आउटफ्लो है या इनफ्लो है? तो आपने अगर परचेज किया है तो पैसा गया है, यानी ये आपका क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा, ध्यान रखना। अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। नकदी प्रवाह विवरण तैयार करते समय निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले बताओ क्या होगा, सबसे पहले हमारे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इन वर्किंग नोट। तो सबसे पहले जो आएगा हमारा, हम करेंगे कैलकुलेट, क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इन वर्किंग नोट, तो डी आ जाएगा। उसके बाद में हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उसके बाद में हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आती है और लास्ट में हमारी आती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज, यानी DACB, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। फर्स्ट हमारा कार्य नोट में कर और असाधारण मदों से पहले शुद्ध लाभ की गणना करेंगे, उसके बाद में परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह, फिर उसके बाद में हमारा निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह होगा, देन उसके बाद में हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी से जो भी कैश फ्लो हो रहा है उसको हम ऐड करेंगे। तो यहां पर हमारा आंसर हो गया DACB। The adjustment required for overvaluation of closing stock while calculating adjusted profit for calculating goodwill is। सद्भावना की गणना के लिए समायोजित लाभ की गणना करते समय समापन स्टॉक के अधिमूल्यन के लिए आवश्यक समायोजन है। देखो आपने क्या करा, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया है आपने इस ईयर में, तो आप क्या करोगे, उसको सही करने के लिए इस साल के प्रॉफिट में से कम करोगे। तो देखो कहां पर है, रिडक्शन फ्रॉम कंसर्न ईयर प्रॉफिट, बिल्कुल सही बात है। हम कंसर्न ईयर प्रॉफिट में से उस जो प्रॉफिट को था उसको हम क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाने के कारण जो प्रॉफिट ज्यादा है उसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। रिडक्शन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट नहीं, रिडक्शन थोड़ा करेंगे, एडिशन टू नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, और उसको हम क्या कर देंगे, आने वाले सालों में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस वाले साल में से तो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और आने वाले सालों में से उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए और सी हो जाएगा। संबंधित वर्ष के लाभ में कमी कर देंगे और अगले वर्ष के लाभ में हम क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे, जिसके कारण हमारा क्लोजिंग स्टॉक का जो ओवर वैल्यूएशन हुआ था उसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पर नहीं आएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन इज ए सिचुएशन वेयर द, ओवर सब्सक्रिप्शन एक ऐसी स्थिति है, ओवर सब्सक्रिप्शन कब होता है, जब आपने शेयर, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर, नहीं भाई, जब तो हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन तो ना होगा। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इट्स मोर देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड, हाँ जितने आपने शेयर क्या करे थे, अप्लाइड किए थे, उससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर क्या आ गए, इश्यू हो गए, तो ये हमारा क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आवेदित शेयरों की संख्या जारी किए गए शेयरों की संख्या से अधिक है। हमने 10,000 शेयर जारी किए थे, लेकिन सब्सक्राइब कितने हो गए, 15,000, तो ये हमारा क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो आज हमने टॉप 50 क्वेश्चंस किए हैं अकाउंटेंसी के, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि CUT एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप कलाम CUT चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।